पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे ब्रॉडशीट कमीशन बनाने के लिए ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो फाइनलाइज कर लिए हैं और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है वो आपको प्रोग्राम में बताते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग इसमें एक दो शिके हैं और इसमें एक का जो पॉइंट है कि 1990 के बाद जो केसेस है वो भी इसमें देखे जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिनमें के जो आइडेंटिफाई किए थे पाकिस्तान ने, जिनमें पैसा मुल्क से बाहर गया और फिर वो केसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बंद कर दिए गए, और अगर बंद कर दिए गए तो किन वजूहात की वजह से बंद किए गए और कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि इसमें जो इंटेंट्स और पर्पसेस दिए हुए इस इंक्वायरी कमीशन को बनाने का, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान को यह मैंडेट दिया है कि पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है जो कि बाहर मुख्तलिफ ममालिक में छुपाई गई है उसका पता लगाया जाए, उसे वापस लेके आया जाए। और साथ साथ इसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह चीज भी शामिल है कि ब्रॉडशीट, ट्रोवंस और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी, इनके साथ सन 2000 में जो मुआहिदा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद साहब ने किया था, क्या वो मुआहिदा सही था, सही तरीके से वो मुआहिदा किया गया था। इसके अलावा 2003 में इस मुआहिदे को फिर खत्म करने की जो वजूहात थी वो क्या वजूहात थी। 2008 में जो पेमेंट्स की गई, और इसमें सिर्फ एक पेमेंट का जिक्र है, $1.5 मिलियन का TORs में, हालांकि दो पेमेंट्स की गई थी। एक ब्रॉडशीट को पेमेंट की गई थी $1.5 मिलियन की, एक $2.2 मिलियन की पेमेंट इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को भी की गई थी। वो किस वजह से पेमेंट हुई, क्या वो पेमेंट सही थी, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, और अगर ये लोग जिम्मेदार इसमें तयन होता है तो उनके साथ क्या वजूहात थी कि उन्होंने ये पेमेंट्स क्लियर की। ना सिर्फ ये, इसमें यह भी चीज मेंशन है कि जो लंदन में केसेस लड़े गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और फिर लंदन की हाई कोर्ट में, क्या वो केसेस सही तरह से लड़े भी गए या नहीं लड़े गए और कौन कौन इसका जिम्मेदार है। और फिर फाइनली ये वाला टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हमारे सामने आ रहा है कि जो पेमेंट्स क्लियर गई हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ अवार्ड की और प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू द क्लेमेंट वाज लीगल एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि अब ये इसमें वाज़ेह नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वो वाली पेमेंट्स भी क्या इसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सन 2020 दिसंबर में बाकायदा तौर पे पेमेंट्स क्लियर की ब्रॉडशीट को, जिसके हवाले से बहुत से सवालात भी उठते हैं कि किस वजह से हुई, क्या जल्दी थी, अपील प्रोसेस किया नहीं किया, सॉवरेन इम्यूनिटी इन्वोक की नहीं की, इसमें जो गवाहन थे किस गवाह को किस स्टेज पे इस्तेमाल किया गया, इनिशियल केस में आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया जो गवाहन पाकिस्तान के हक में थे, और क्वांटम हियरिंग्स पे क्यों गए। बहुत सारे सवालात इससे लिंक्ड हैं। और इसमें जो TOR सामने आए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और कुछ धीमे अल्फाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब, उनको कमीशन का सरबराह बना दिया गया है और उनके पास ये इख्तियारात होंगे कि कमीशन का काम आगे लेकर चलने के लिए अपने साथ कोई भी ऑफिसर्स या झेली कमेटियां अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो अभी वाज़ेह नहीं है। तो इसमें जो अहम नुकात हैं और कौन कौन से 90 के बाद के केसेस हो सकते हैं, क्या वो खुल भी सकते हैं, नहीं खुल सकते हैं दोबारा, और ये किस वजह से ये पॉइंट्स डाले गए हैं जिसमें सरे मेंशन का वज़ीर आज़म ने कल जिक्र किया था, क्या वो खुल सकते हैं। क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ये गारंटी दी थी कि जनाब ये रॉकवुड एस्टेट हम आसिफ अली जरदारी और 2 ऑफशोर कंपनीज के हवाले करते हैं और इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का इस पे कोई क्लेम नहीं होगा। इस तरह के दीगर मामला भी हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक गया, वहां पे बंद हो गया, क्या ये केस दोबारा खुल सकता है। हुकूमत समझती है कि शायद ये केसेस दोबारा खुल सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल जो फैसले किए गए उसमें इतलात ये सामने आई कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने तरक्याती फंड्स भी जारी करने का कह दिया है और MNAs MPs जो उनकी ख्वाहिश थी कि जी फंड्स मिले, तरक्याती फंड्स मिले, वो भी जारी होंगे अब MNAs MPs को। तो क्या इसमें कोई तब्दीली आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्टैंड में, और जो वादे करके जो प्रिंसिपल स्टैंड वो लेके आए थे और खासतौर पर 2017 में सेनेट इलेक्शन से पहले वो खुद कहते थे कि ये काम तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का होता है, लोकल गवर्नमेंट्स का होता है, ये तो फंड्स MNA MPs सेनेटर्स को जाने ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं आपको सुनाई देता हूं कि इस हवाले से क्या कहते थे वजीर आजम, आइए सुनते हैं। हमने ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, ये जो इन्होंने 94 अरब रुपया ये शायद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है, ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPs को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। ये कोई नजरिए के लिए साथ नहीं होते, इनको खरीदा जाता है। ये जो सियासत चली है यहाँ से जरदारी की और नवाज शरीफ की,
ये सिर्फ पैसे को इस्तेमाल करते हैं लोगों को खरीदने के लिए। इस तरह करप्शन ऊपर से शुरू होती है। जी नाज़रीन, इस तरह करप्शन ऊपर से शुरू होती है और एमएनएस एमपीएस को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था हम कोई फंड नहीं देंगे। क्या कहा था उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने, आइए देखते हैं। हमने जो एक नई रवायत रखी है, कोई डेवलपमेंट फंड आगे से ना किसी एमपीए, इंशाल्लाह जब हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह किसी एमएनए एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने लगे। सारे डेवलपमेंट फंड जाएंगे नीचे और कोई एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं देना। तो जो भी अभी कोई देख रहा है कि पीटीआई में हमें बड़ी डिमांड आ रही है, लोग अब ज्वाइन करना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, अभी से जो टिकट ले रहे हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट फंड तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेगी किसी। जी नाज़रीन, ये वो बातें थी जिसकी वजह से लोगों ने पजीराई दी कि जनाब ये मुख्तलिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये नून लीग से मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर आपने आके वही काम करना है तो ये आपने जो वादे किए थे कौम से, उसमें क्या ऐसी वजूहात आई कि आपको ये बदलना पड़ा? और फिर क्या जिसको आप करप्शन कहते थे आज आपकी वजह से वो करप्शन नहीं है? और जब करप्शन की बात आती है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020-21 हमारे सामने है रिपोर्ट, और इसमें भी पाकिस्तान का जो नंबर है यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो बढ़ गया है। इसकी क्या वजह है? और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी की इन रिपोर्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म माजी में क्या कहते थे, कि इसकी ऑथेंटिसिटी और कौम को आगाही उन्होंने क्या दी थी, आइए देखते हैं। तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहां अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। जी नाज़रीन, अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है और यह बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी लाइन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। आज हुकूमती वुज़रा, हुकूमती तर्जुमानों ने बड़ी वजाहतें दी कि जनाब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी माजी की हुकूमतों का किया हुआ है, जैसे कि बाकी सब बुराई इस मुल्क में माजी की हुकूमतों की पिछले 2.5 साल से एक ही बात बताई जा रही है। और अब 2.5 साल बाद ये कब चीजें अपने ओन करना शुरू करेंगे, इस पर बात करते हैं। इन तमाम मामलात पे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, और साथ ही में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, एमपीए रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। पहले नाज़रीन बात करते हैं कुछ ब्रॉडशीट की और फिर बाकी मामलात की तरफ आते हैं। मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा, ये टीओआर्स फाइनल हुए हैं उसमें एक शिक हमारे सामने आ रही है कि 1990 के बाद से भी केसेस जो भी हैं वो खोले जाएंगे। कौन से केसेस हैं जो बंद हुए, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हुई, कौन कौन सी फॉरेन जुरिसडिक्शन में थे, बंद कैसे हुए, विड्रॉ क्यों हुए और क्या जस्टिफिकेशन थी और कितना नुकसान हुआ मुल्क को। ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस इनमें से चंद तो हो चुकी हैं, वो भी खुलेंगी, जैसे कि सरे मेंशन हो गया, हुदैबिया हो गया। अच्छा, सॉरी मेरा माइक्रोफोन म्यूट पे था। देखिए, अच्छा बात यह है कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए इशू क्या है, इशू यह है कि मेरा ख्याल है आपने ARY में, ARY से पहले डॉन में, हर जगह के ऊपर कम से कम मेरा ख्याल है 100-150 ऐसा प्रोग्राम किया होगा जिसमें इश्यूज उठाए गए कि जो सरे महल की रकम है वो किधर गई। इसी तरीके से जनेवा में जो डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई थी हमारी जो स्विस अकाउंट से मुतालिक, वो डॉक्यूमेंट्स वाजिद शाह मसूद हसन ने रिसीव की, वो किधर गई। हैदराबाद दक्कन के केस में कोई 35 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को अदा करने पड़े। वो केस क्या था, वो क्यों हुआ, कैसे उसमें जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गए। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ साहब का जो 2000 का मामला हो, जरदारी साहब के 93-95 के मामलात हो, लोग ये कहते हैं कि मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चला और उसका एंड रिजल्ट ही नहीं किसी को पता कि वो किधर गया, कैसे हुआ। और अभी जैसे ब्रॉडशीट का मामला जब सामने आया तो फिर सवालात ये सारे खड़े हुए कि ये सारे जो कुछ हो रहा है ये आखिर हो क्या रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि एक इंक्वायरी की जाए और लोगों के सामने हर केस का अलहदा एक बाकायदा कंक्लूजन सामने आए कि आखिर ये मामला हुआ क्या
और इसको कैसे जो है वो कंक्लूड किया गया और हमारे पास अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हम इस मामला को दोबारा असल देखें ना, मेरा आपका पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट तो ये है ना कि हम बाहर से पैसे वापस ला सकें, वो रास्ते तलाश करने की कोशिश है, देखते हैं उसमें क्या कामयाबी होती है। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कि इनमें से चंद 1990 के बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस और लीगली भी ऐसा हुआ, कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कुछ लंदन की हाई कोर्ट में हुआ, जहां हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा तौर पे रिटर्न एश्योरेंसेस दी। सरे मेंशन का केस लंदन हाई कोर्ट में कि जी हम इसको दोबारा कोई क्लेम इसके ऊपर नहीं रखेंगे, और क्लेम डिफेंडेंट नंबर 1 आसिफ जरदारी और 2 ऑफशोर कंपनीज उनको देते हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद किया, तो क्या कमीशन इनको खोल सकेगा दोबारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिविजिट करने की सिफारिशात कमीशन दे सकता है? देखिए सर, ये मैं कुछ रोज से फवाद साहब को भी सुन रहा हूँ, उनका ये बार बार कहना है कि कितने लाख पाउंड जो हैं वो शहबाज साहब को वापस मिले और सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाए और इफ्तिखार चौधरी ने दिलवाए। लेकिन मैं यहाँ आपसे बड़ी बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर ब्रॉडशीट के मामले में ये गवर्नमेंट कमीशन को बना रही है और बना दी है इन्होंने, जो भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें इंक्वायरी किन 3 चीज़ों की हो सकती थी? अगर एक करनी थी ये कि वो जो एक परसूट थी कि ये कुछ लोगों के अकाउंट्स डिक करेंगे और वो पैसे वापस पाकिस्तान लाएंगे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सका, और उसके नतीजे में जो 35 मिलियन पाउंड जो अदा किया है, यानी एक लाहासिल मश्क के पीछे आपने ये रकम अदा की है। इंक्वायरी तो बुनियादी इस चीज़ की थी, लेकिन अगर आज हुकूमत ये इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब की सरबराही में ये कमीशन बना रही है, तो फिर कुछ सीनियर डिसेंटिंग लॉजिकल वॉइसेस विद इन द गवर्नमेंट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 नुक्तों पे अगर आप कोई, और वो भी इंक्वायरीज कमीशन के ताबे नहीं, वो भी इंक्वायरी कमेटी के ताबे नहीं, आप कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर लें, गालिबन कोई जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, और उसके TORs ये 2 रखें। दिस इज़ व्हाट आई रेड इन द पेपर। मुझे बादियुल नज़र में ये नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत का मतम नज़र, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल डिज़ाइन है, एक एक्सपीडियंसी है, और वो हिकमत अमली के तौर पे इस ब्रॉडशीट को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो जो एक फेज़ पनामा की गुजर के 2.5 साल तक यहाँ पे आई, तो फर्दर ब्रॉडशीट के ज़रिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और वो सारे मुकदमात जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेटल हो चुके हैं, मुख्तलिफ मुकदमात, ये होता है तासुर उभरता है। आज हम कह रहे हैं कि जी एक बड़ी करप्शन हुई है, जैसे एक फूड के उसमें डिपार्टमेंट पे एक बड़ी करप्शन अलेज की जा रही है, अरबों रुपए का स्कैंडल है, चीनी पर बात की जा रही है, लेकिन उसको साबित करने में, तय करने में कुछ सवाल, कोई इसकी तफ्तीश तहकीक में कोई बात होगी ना। LNG पे सवाल उठता था, इनका एक नुक्ता नज़र था, शाहिद खाकान साहब ने उसको, जब मैंने दोनों को सुना, नदीम साहब को भी और शाहिद साहब को भी, तो मेरे जहन में एक जो अक्स उभर रहा था वो फौरी डिस्पेल हो गया। आई अप्रिशिएटेड व्हाट शाहिद साहब सेड ऑन दैट, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स जब सामने आई तो पूरी बात खत्म हो गई। अब एक तो पोजीशन ये है कि एक आप पार्टी लाइन लें और उसको परसू करते चले जाएं और बात करते जाएं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एक लाहासिल मश्क थी। बिल्कुल ठीक है। मैं मिनिस्टर साहब, आपने मलिक अहमद खान होना चाहिए, राइट, आपने मलिक अहमद खान साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत इससे अपने लिए एक सियासी फायदा लेना चाहती है, और जो पनामा का 2.5 साल तक एपिसोड चला, ये सारी चीजें उसी की कंटिन्यूएशन है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, यानी कि सियासी तौर पे अपना फायदा लेने की एक और कोशिश है। और साथ अगर आप इजाजत दें तो इसमें मैं एक और सवाल भी ऐड कर दूं कि 200 अफराद की लिस्ट थी जो कि ब्रॉडशीट को दी गई, और अगर 1990 से ये मामला शुरू होना है तो फ्रांस में आजकल कराची गेट जो एगोस्टा सबमरीन से रिलेटेड मामलात हैं, वहां फ्रेंच प्रेसिडेंट वो भी अदालतों में पेश हो रहे हैं, कमीशन के मामला चल रहे हैं। यहां पे जो मामला एडमिरल मंसूरुल हक का था, जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो वो तो सिर्फ एक्सोसेट मिसाइल जो उसमें फिट होने थे उसका कमीशन था। जो एगोस्टा सबमरीन का कमीशन जिन लोगों ने लिया, उनका नाम भी इस 200 की लिस्ट में शामिल है, वो तो आज तक पाकिस्तान में कार्रवाई हो ही नहीं, चली ही नहीं, तो क्या वो भी होगा? और दीगर जब 200 की लिस्ट देखते हैं उसमें मिसाइल प्रोक्योरमेंट वालों के भी कुछ नाम थे, और मिसाइल सिस्टम्स लिखे हुए हैं कि उसमें भी कमीशन लिया गया। तो आपकी हुकूमत जब ये TOR बनाती है कि 1990 के बाद, तो ये तमाम केसेस खुलेंगे वाकई? हमने तो बना दिए हैं। और पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि
अहमद मलिक साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल जो पहले 3 पॉइंट हैं TORs के वो एग्जैक्टली यही हैं जो अहमद बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए था। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि कमीशन होना चाहिए था, तो बिल्कुल ये कमीशन है, कमेटी नहीं है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट 2017 के तहत जो है ये कमीशन बना है। और उसके बाद ये जो केसेस हैं या जिनमें पेमेंट्स हुई हैं बाहर, या जहां पे ये कि केसेस मेला फाइडे चलाए गए हैं, जिस तरह अभी अहमद ने बात की कि ये पैसे जो हैं ला हासिल पैसे दिए गए। तो ये पैसे तो जब दिए गए थे, पहले पैसे दिए गए थे उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी, और जब दूसरा पैसों का फैसला आया उस वक्त PMLN की हुकूमत थी। और जिस तरह से अहमद कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो इसी मकसद के लिए कमीशन तो इसमें कितना पैसा हम लोग हार चुके हैं और वकला की फीसें हमने कितनी दी हैं, कोई एस्टिमेट्स हैं आपके पास? हमें जो ओवरऑल वकीलों की फीसों में तो हम $100 मिलियन से ज्यादा पैसा जो है वो दे चुके हैं। सिर्फ $100 मिलियन? हाँ, ये देखें आप, हमने इतना पैसा उसमें जो है जाया किया। अगर आप पीछे चले जाएंगे तो शायद $100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। और ये जो हारे हैं केसेस, हम उनकी तो फहरिस्त बहुत ही लंबी है, चाहे उसमें आपका कारके का हो, रिकोटेक का हो, और आपके बाकी जो सारे रिकोटेक हारने पे भी हमें कोई पेनल्टी पड़ी है अभी तो वो चल रहा है दोबारा केस, और उसमें देखते हैं कि उसमें कहाँ पे जो मामला दलते हैं। लेकिन PIA का जिस तरह अभी आपने देखा मलेशिया में जो हुआ, ये सारे जो केसेस हैं, इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है केसेस की जो अल्ताफ हुसैन का मसलन जो केसेस हैं, उनमें तकरीबन अब तक इस लॉ फर्म को हम तकरीबन 15 करोड़ रुपया दे चुके हैं, और कोई उसका जो है वो नताए सामने नहीं आया। देखिए ना, ये सारी चीजें जरूरी है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और लोगों को पता चले कि क्या मामलात हैं, कैसे शुरू हुए, किन्होंने ये लॉ फर्म्स जो हैं वो हायर की, किन को वकील किया गया, और इतना पैसा उठा के जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, बहुत सारे इस केसेस का तो सवाल जवाब हमें मिल जाता है उस NRO में जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे इलीगल करार दिया था, और बहुत सारे केसेस उसके तहत खत्म भी हो गए थे, और उसके बाद उनमें प्रोग्रेस आगे चल ही नहीं सका, डिस्पाइट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए थे कि तमाम केसेस खोल दिए जाएं। कुछ फाइलें गुम हो गई, कुछ आपने वाजिद शमसुल हसन साहब का जिक्र किया, कुछ लॉ मिनिस्ट्री में भी मेरा ख्याल कुछ अहकाम आए थे कि नैब से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए। तो आपके ख्याल में ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है ब्रॉडशीट का, और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को वो रिकॉर्ड तक रसाई मिल सकेगी? क्योंकि मेरी इतला तो ये है कि ब्रॉडशीट का काफी सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड शायद नैब के पास भी नहीं है, वो भी हाई कमीशन लंदन से और फॉरेन ऑफिस से कह रहे हैं कि कोई कागजात दस्तावेजात थे तो वो हमारे हवाले कर दें। चले तो कम से कम एक ऑफिशियल चीज तो फिर आएगी ना, कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होगी ना, कि कौन लोग थे, किन्होंने ऑर्डर किया, किन के हुक्म के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफर किया गया और फिर मिसप्लेस किया गया। सो एक चेन तो पूरी हमारे सामने आए ना कि कौन कौन लोग थे। अभी तो जाहिर है कि हम जो है वो हमें उस तरह से ऑथेंटिक पता नहीं है, तो इसीलिए कमीशन बनना जरूरी है ताकि पता चले कि ये सारे मामलात का हुआ क्या, और मुझे और आपको और पाकिस्तान के लोगों को एक फैक्ट शीट तो उनके सामने है। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो TORs हमारे सामने आए हैं उसमें बड़े वाज़ेह जो आखिरी TOR है, कहा गया है कि जनाब कमीशन उन लोगों की निशानदेही करेगा और उनका जिम्मेदारी उन पे तयन करेगा, फिक्स करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन, बॉडी और अथॉरिटी which was guilty of gross negligence or misconduct और acted with mala fide motives और objective in respect, जिसने कि ये केसेस बंद किए या NRO दिए। तो क्या इसमें जनरल मुशर्रफ जो है उनके खिलाफ भी आपके ख्याल में कार्रवाई होगी कि उन्होंने NRO दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया था, और ये TORs उनको भी कवर करते हैं? और नैब के 3 साहब जो चेयरमैन है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अमजद, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज, उनका भी अहाता करेगी ये वाला कमीशन? अच्छा सब, एक तो ये ना कि हम रेट्रिक पे चले जाएं और बात करें कि क्योंकि ये सारे लोग फौज के सरबराह थे और रिटायर्ड जनरल्स हैं, तो इनका नाम बीच में नहीं है कि तो हम उस पर चले जाएं और वो बात करते जाएं। लेकिन मैं तो थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ। मैं कंसर्न्ड इसलिए हूँ कि एक जो मैं फील कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा, और उसकी बुनियाद जो है वो इल विल पे होगी। अब वो कैसे, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस कमीशन की मैं बात कह रहा था, ठीक फवाद ने दुरुस्त कहा है, जो ये कह रहे हैं कि ये कमीशन इस कानून के ताबे बना है। अब मेरा मकसद ये था कि अगर आप एक पूरी नेक नीति से करना चाह रहे हैं, तो अगर जब आपने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया, तो कैन एनीबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज?
वो यानी उस नैब के टाइम पे जब ये एग्रीमेंट्स हो रहे थे तो तब वो वहां पर थे। ब्रॉडशीट का एग्रीमेंट उनसे पहले हुआ था, वो बाद में आए थे वहां पे। नहीं, बट ही रिमेन पार्ट ऑफ दैट, उसकी कंटिन्यूटी में तो रहे, उनके दौर के अंदर वो वहां पे रहा। क्या उसके मामलात तो उनके साथ रहे होंगे? ये कैसे मुमकिन है कि वो प्रोसिक्यूटर होंगे और उनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं होगी? और यही हम कह रहे हैं कि जब पनामा पेपर्स की वो कुछ केसेस डील कर रहे हो शायद। देखिए, मैं गालिबन, देखें अर्शद साहब, देखें, अगर तो इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स बात करनी है ना, तो फिर बड़ी बुनियादी बात पे बात करेंगे। यानी जैसे फवाद से बेहतर तो इस बात को समझता ही कोई नहीं है कि कभी कभी जुडिशियल सुपरिटेंडेंस इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, पनामा में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, उस पनामा को हम कहते हैं सारा बेस्ड अपॉन मैलिस था। अगर कोई ऐसी लॉ की एक मिसाल हो, क्योंकि फवाद एक बड़े मंजे वकील भी हैं और उनकी राय बड़ी मुस्तनद होगी इस पे, लेकिन मैं तो अभी तक नहीं देख सका कहीं कि कहीं पर भी एक ऐसी एग्जाम्पल प्रायर टू पनामा जहाँ पे सुपरिटेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यानी तफ्तीश एक कानूनी स्टैट्यूटरी राइट है, एक केस नहीं, लिस्ट ऑफ केसेस 70 साल से ज्यूरिसडिक्शन तरतीब इस चीज पर दी गई कि इसके ऊपर कोई सुपरिटेंडेंस नीदर पॉलिटिकल कंट्रोल बाय द कैबिनेट नॉर द कोर्ट्स। आपका ये सवाल है, ये इस सवाल का जवाब एक वक्फे के बाद, उसी में वो बिल्कुल ठीक है, वक्फे के बाद इस सवाल का भी लेते हैं मिनिस्टर साहब से। तरक्याती फंड्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस हवाले से भी बात करते हैं, और सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो तरमीम प्रपोज की जा रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मलिक अहमद खान साहब ने चंद सवालात उठाए थे। फवाद चौधरी साहब, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें, और साथ ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये क्या हुआ? इसमें पीटीआई की हुकूमत में भी 4 पॉइंट पता लग रहा है करप्शन बढ़ गई है। अच्छा जी, पहले तो ये अहमद के कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, शायद अहमद को नहीं पता होगा। पहली बात तो ये है कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने जब नैब को, पहली बात तो ये है कि उन्होंने एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज्वाइन किया था, और आपने कोशिश भी की उनको बताने की कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ मखसूस केसेस के लिए हायर किए जाते हैं। सो उनका वो लाहौर में थे, ये जो हेड ऑफिस में कभी वो रहे ही नहीं है, लिहाजा उनका इस मामले से कतन कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। दूसरी बात जो आपने कही, वो आपसे वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वो मरियम या बाकी लोग जो के लॉयर नहीं, आपने अगर वो जुडिशरी का बताना है या बाकी के उस वजह से हुआ, मैं तो ओवरऑल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो वाले पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं कि वहां पे वो वाली चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है ना, जुडिशरी भी तो इंडिपेंडेंस अपनी जगह, लेकिन मैनेजमेंट और सारी लेजिस्लेटिव ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हैं, जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं जी। अच्छा, लेकिन मैं अभी आपके जवाब पे नहीं आया था, मैं अहमदी का जवाब दे रहा था। जो दूसरा उन्होंने कहा कि पनामा में के केस में वो इन्वॉल्व रहे हैं, ये बड़ा नामुनासिब किस्म का इसलिए आर्गुमेंट है कि देखिए पनामा के केस में तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे, उसमें तो फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी शामिल थे। तो अगर ये डेफिनेशन ली जाए आप PMLN की, तो फिर तो आधी सुप्रीम कोर्ट और आधी हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाती है आपके केसेस के लिए। तो ये तो बड़ा ही एक नामुनासिब किस्म का आर्गुमेंट है आपका, और नामुनासिब किस्म का ऑब्जेक्शन है। और दूसरी ये जो आप कह रहे हैं कि JIT बनाई, JIT जो थी वो 7 जजेस ने बनाई थी, और उसमें ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो शामिल थे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस किस्म की आर्गुमेंट करने चाहिए। कभी आप जाते हैं, आप फौज के खिलाफ तकरीरें शुरू कर देते हैं, वहां से निकलते हैं आप जुडिशरी के खिलाफ तकरीरें शुरू करते हैं, वहां से फिर आपको लोगों पर भी एतमाद नहीं। तो किसी न किसी को तो आपको कुछ ना कुछ मान के चलना होगा। इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मान रहे, फौज के आप खिलाफ है, जुडिशरी के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, तो फिर हम आपको अगले जहान में फिर तो जो है आप जाके सियासत करेंगे, यहाँ पे तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो किसी चीज को मान के नहीं चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी आप बातें हैं जो आपने बात की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी सिंपल बात है, उन्होंने जो अपना इख्तितामिया लिखा है उसमें उन्होंने ना सिर्फ नैब की एफर्ट्स जो हैं उनको कहा है कि वो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहा है और उसकी तारीफ की है, उसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत की तारीफ की है कि वो भी कोशिश कर रही है। जो डाटा परसेप्शन है वो जाहिर है कि 2017-18 का डाटा जो है वो उन्होंने यूज किया है, और लेकिन इसके बावजूद इवन जुडिशरी का जो 2020 का जो जुडिशरी का उन्होंने डाटा यूज किया है, मैं तो ये समझता हूं कि जो तमाम मुतल्लिका साहिबान हैं, जो सारे चाहे जुडिशरी के या बाकी,
ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और इसको बैठ के अपनी जो परसेप्शंस हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है उन इदारों को। जैसे अगर पुलिस के बारे में कहा जाता है या लोअर जुडिशरी के बारे में कहा जाता है, उन इदारों को अपनी परसेप्शंस बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात इसमें एक और है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक बड़े तवील अरसे के बाद जो परसेप्शन है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इतना 2.5 साल गुजर। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मलिक अहमद खान साहब, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की परसेप्शन के हवाले से कोई नेगेटिव चीज नहीं है इस रिपोर्ट में बकौल मिनिस्टर साहब के, और बाकी आपको किसी इदारे पे एतमाद नहीं है तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे थे और आपके उन्होंने कंसर्न्स का वाज़ेह जवाब दिया, यकीनन आप सेटिस्फाइड होंगे उससे। नहीं यार सब देखिए, मेरा तो बड़ा बिल्कुल प्रिसाइजली मैंने जिस बात पे मुझे एतराज है JIT के बनने पे, क्योंकि JIT बनाने का इख्तियार तो एग्जीक्यूटिव का था, तो ये तो एक जुडिशियल इंक्रोचमेंट की बात अगर फवाद कर रहे हैं तो मुझे इनसे भी ये तवक्को नहीं है बिल्कुल। और अगर कोई फैसला ऐसा जिसमें एक ऐसी JIT तश्कील दे दी जाए जो एंटी टेररिज्म के लॉज के ताबे बन सकती, तो उसकी कॉम्पोजिशन तो यही कह रही थी, लेकिन वो आपने बना दी। नहीं देखे ना, मुझे बुनियादी बात जिसपे मेरा आपने कहा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब ऑब्वियसली चीफ जस्टिस इस इंक्वायरी कमिशन को तो हेड नहीं कर रहे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनका पनामा देखिए, आप इख्तिलाफ नहीं देखिए, मेरी गुजारिश सुने ना, देखें मैं ये कह रहा हूँ, कौन से फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि एक फैसला आया मेरा मैं उस फैसले के उसको मानने पे तो मजबूर हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसके ऊपर जो बात मुझे लगेगी कि इसके ऊपर कुछ सवाल उठ सकता है, तो वो बात तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो ये देखे ना, नहीं सिंगल आउट नहीं कर रहा, नहीं मेरी सुने ना बात, देखें अगर इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह आप चीफ जस्टिस साहब को बना रहे होते और उसके ऊपर आप रख रहे होते कि आप ये सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे, तो फिर इसकी एक मुख्तलिफ बात होती करने की। लेकिन अगर आप इसमें जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को बनाकर भेजेंगे और उसके ऊपर जब भी इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई तो उसके ऊपर बुनियादी सवाल उठेंगे जिनको आप इजीली ब्रश अवे कर रहे हैं। यानी कि मलिक अहमद खान साहब अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद होंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा आपको? नहीं देखें इसमें जो अरशद मैं बुनियादी बात आपसे कर रहा था वो ये था कि क्योंकि ये उस केस के साथ मुंसलिक रहे और ये इंक्वायरी कमीशन आप बना रहे, तो इंक्वायरी नहीं देखिए चौधरी साहब एक सेकंड ठहरे ना, प्लीज अलाउ मी टू से दैट। मुझे देखे ना, आपको भी पता है कि मैंने इस बारे में बात जब आप कर रहे हैं तो मैं तो आपसे सिर्फ उस एक नुक्ते पे बात कर रहा हूं कि इसका क्योंकि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब इस पनामा की पूरी प्रोसीडिंग्स में उनके ऊपर पहले ही वो इसके साथ मुंसलिक रहे हैं, तो आप एक ऐसी इंक्वायरी को, यानी जिसमें ये बात भी आ रही है कि ब्रॉडशीट में पनामा पेपर्स की जो सुपरिटेंडेंस जस्टिस अजमत सईद शेख कर रहे थे, तो फिर आप फर्दर उनको ब्रॉडशीट की इंक्वायरी पे साथ बिठा देंगे, तो किस तरह से बात तस्लीम होगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है गवर्नमेंट की। नहीं देखें, सवाल ये है कि अगर आप कुछ नई जुरिस्डिक्शन तरतीब दे देते हैं, आप बिल्कुल एक यकसर, आपको तो पता है इस बात का कि जैसे जस्टिस साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस मोहतरम, ये इसी बहस के दौरान नहीं देखें फवाद एक सेकंड ठहरे ना, मसला ये है कि इस वक्त आप अपनी सूटेबिलिटी पे बात कर रहे हैं ना, आपकी सूटेबिलिटी है कि आपने ब्रॉडशीट को फर्दर एक एक्सटेंडेड फेज में लेके जाना है पनामा की, और यही आप करने जा रहे हैं जो कि बड़ा विजिबल है, उसमें तो कुछ छुपी बात ही नहीं है। अब उसमें इंक्वायरी के जो पहली दो बातें जिस पे हम कह रहे हैं कि अगर हो सकती थी तो इस पे हो सकती थी, और बड़ी बुनियादी बात ये थी कि यार तो वो भी मलिक अहमद खान साहब वो पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है इसमें, TORs में वो भी पॉइंट जो आप रेज कर रहे हैं वो भी शामिल है। मैं अरशद साहब देखिए बात सुने ना, बात सुने, ये गुनाह बस्यारस गुनाह है, ये गुनाह बस्यारस गुनाह है, ये आप देखते जाएं। इसका मकसद मिनिस्टर साहब का भी इसका मकसद सिर्फ ये होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं सिर्फ जी कहना चाहता हूं कि मुझे आप बताइए, आपने तीसरी दफा ये कहा है कि ये इसको जो है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर लेके जाना चाहता है। मुझे आप बताइए
कि अगर आपके हाथ साफ हैं तो आपको इस इंक्वायरी के ऊपर क्या एतराज है? मतलब ब्रॉडशीट इंक्वायरी, मुझे एतराज है, सुन लेना, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको एतराजात बताता हूँ जैसा। नहीं, सिर्फ मुझे बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे एक सेकंड सुन लेना। ये जो मामला हुआ है ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ है, आपका नहीं है। आपका ताल्लुक है जब कॉन्क्लूड हुआ है। तो अगर आपके हाथ साफ हैं नहीं, मैं तो आपको वेलकम करनी चाहिए इंक्वायरी। बट आप नहीं, मुझे सुन ले, मुझे एतराज किस बात है? इतना इस तरह आंसू आ रहे हैं। नहीं जैसा, एक सेकंड, मैं कुछ तो मेरी सुन लेना। कुछ तो मुझे एतराज इसलिए होगा कि मैं इस चीज को बड़ा वाज़े तौर पे देख सकता हूं कि जब आप एक पूरे सिस्टम में एक ऐसी चीज शामिल कर देंगे बहैसियत हुकूमत, तो बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उसके ऊपर शकूक व शुबात होंगे। अगर तो मुझे गवर्नमेंट की इंटेंशन पे कोई शक ना हो और मुझे पता हो कि इम्पार्शियलिटी है, फेयर प्ले है, या तो पूरा स्टेट का ऑपरेटर्स क्लैंप कर रहा है, वो प्रोसिक्यूशन के बजाय प्रोसिक्यूशन कर रहा है। और मैं किसी एक बात पे नहीं बेशुमार बातों पे ये कह रहा हूं, और मुझे इस बात का कभी यकीन है। एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल। मलिक अहमद खान साहब आपको मुझे एक बात कहने एतमाद नहीं और हुकूमत पे भी मैं शायद नहीं, अरशद साहब एक सेकंड ठहरे, देखें, मैं शायद इस तरह की नहीं, मेरी बात सुन लेना एक सेकंड। फवाद साहब एक सेकंड ठहरे। मैं शायद आपके किसी और साथी के साथ इस बहस में इस तरह से ना जाऊं, और एक वो जिस तरह का पॉलिटिकल रेटरिक होता है मैं चला जाऊं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे लोगों ने भी इस पूरी बात में बैंड वैगन को ज्वाइन किया हुआ है ना, तो व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, और ये होता है। और इस चीज में आपको मैं बता रहा हूं कि मेरी गो राउंड, एक वक्फा लेना है मुझे। बहुत अच्छी आपने बात की है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और देन इट बिकम्स अ मेरी गो राउंड। इस पे बात करते हैं नाज़रीन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना मलिक अहमद खान साहब कह रहे थे कि जिस बैंड वैगन पे आप सवार हैं उसमें मैरी गो राउंड पे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और आपने मिनिस्ट्रियल कमेटी में होते हुए कुछ TORs बनाई और आज बतौर वजीर ये TORs आपने कैबिनेट समरी अप्रूव भी की। तो ये तो मुकाफात अमल में आप लोग खुद भी पकड़े जाएंगे। देखिए जी, अगर पाकिस्तान से बाहर जायदादें हमारी हैं तो हमें भी पकड़ा जाना चाहिए, इसमें क्या इशू। जिसकी जायदादें हैं जिन्होंने बनाई हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। आप ये कहना कि जी वो जिसका मकाफाती अमल तो होना चाहिए। अगर आपने एक ट्रांसपेरेंसी लानी है पाकिस्तान में, देखिए ना, आप सिर्फ हुदैबिया को उठा के देख लें, 1,28,00,000 डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर 1993 में, जब डॉलर में अगर 30 रुपए का होता होगा उस वक्त। आप इस तरह की अगर आप रजीम्स चलाएं, आप अरब रुपया पाकिस्तान से इस तरह से लॉन्डर करके बाहर भेज दें और फिर कहें कि नहीं आप ना करेंगे ये मकाफाती अमल होगा, ये तो बड़ी एक मैं समझता हूं कि बहिमाना बात है। और दूसरे आर्गूमेंट जो बाकी हैं उनमें कोई वजन नहीं है। जिस तरह से ये कहना कि जी फलाना, उनमें वजन नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि वक्त कम है मेरे पास, मलिक अहमद खान साहब उनने मुकाफाते अमल का जवाब वो कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए मुकाफाते अमल। ये क्या बात हुई कि जायदादें बाहर बने और पूछे भी कोई ना? इस पर तो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अगर हमने किया तो ठीक है, हम भी तैयार हैं इसके लिए। नहीं, देखिए ना अरशद साहब, बड़ी बुनियादी बात है कि अगर आप सिर्फ एक सियासी इंतकाम के तौर पे कुछ ऐसे मामलात को जिनका आपको भी पता है कि वो जुर्म नहीं है, यानी आप एक बिल्कुल तय कर बैठे हैं कि आपने लोगों के आप प्राइवेट, अच्छा नहीं ठीक है आप इसको ऐसे रख लें, लेकिन उन प्राइवेट बिजनेसेस को वो जुर्म बन गए। और ये जो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट पब्लिक डोनेशंस पर कायम पूरी एक बादशाहत खड़ी है, उसका सवाल भी कोई ना पूछे। नहीं, ये बहुत अहम सवाल है, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहे हैं। और एक खबर तो आपने यकीनन आज देखी होगी कि आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के हैं उनको अमेरिका भेजने के लिए बरतानिया की अदालत ने इजाजत दे दी है। गालिबन राइट ऑफ अपील है, और जो उन्होंने फोन वगैरह नंबर दिए थे वो किसके थे, और एक जमात को $20 मिलियन की डोनेशन अबराज ग्रुप से आई, एक को $15 मिलियन की आई। तो जब अमेरिका में ये केस चलेगा तो ये चीजें तो सामने आएंगी सारी। ऐसे ही है ना मिनिस्टर साहब? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए थी, और वो पता चल जाएगा 93 में के इलेक्ट्रिक किस गवर्नमेंट ने दी थी और बाकियों ने क्या किया था। आना चाहिए जी। मलिक अहमद खान साहब, चलिए यहाँ तो जितना स्लो चलेगा वहां तो अमेरिका में तो ये सारी चीजें खुलने लगी हैं मेरे ख्याल से, अगर आरिफ नकवी चले जाते हैं। नहीं, वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है जी, वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है। वो जो 20 मिलियन की एक तस्वराती बात थी किसी अदारे में छपी और फिर उनकी अपनी स्टेटमेंट से वो खत्म हुई, वो तो कोई ऐसी बात थी भी नहीं। लेकिन अगर ये उनका तहरीक इंसाफ के साथ एक फंड डोनर के तौर पे कोई तल्लुक होता है और वो पैसा क्या था
ये अब ढकी छुपी बात नहीं हो। राइट। मलिक बिल्कुल अहमद खान वाज़ेह। साहब, मिनिस्टर फवाद चौधरी, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.